नमस्कार। पिछले 2 लेक्चर्स से हम बीए ऑनर्स पार्ट 2 ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए बायो ज्योग्राफी के पेपर में 3rd यूनिट में जो राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है उसकी हम बात कर रहे थे। और अपने पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देखा कि किस प्रकार से इसकी प्लानिंग की गई, अलग अलग चरणों में इसको विभक्त किया गया और फिर वेस्टर्न राजस्थान में नहरों का जाल बिछा, सारा विकास का जो क्रम है वो प्रारंभ हुआ और धीरे 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 ये जो नहर परियोजना थी इसने वेस्टर्न राजस्थान में विकास के नए द्वार खोले। हम अगर इस नहर परियोजना का मूल्यांकन करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस नहर परियोजना से हमें फ़ायदे क्या क्या हुए, क्योंकि लाभ की जो फहरिस्त है वो हानियों की फहरिस्त से कहीं ज़्यादा लंबी है। हमें इससे कुछ नुकसान भी हुए हैं परंतु हमें ज़्यादा मात्रा में इससे फ़ायदे हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये उन पॉइंट्स का जिक्र करेंगे और ये देखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हुए। तो सबसे पहला जो लाभ की हम बात करेंगे वो हम जो हमारा बेसिक उद्देश्य था इस नहर को लाने का वही पॉइंट है। इसका पहला पॉइंट है कि हमें सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। जब इस नहर परियोजना का प्रोजेक्ट तैयार किया गया, इस पर जब सबसे पहले प्लानिंग की गई तो उस समय हमारे जहन में क्या, उन लोगों के जहन में क्या बात रही होगी कि ये जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये तमाम एरिया जो है यहाँ पर अति शुष्क परिस्थिति के कारण यहाँ पे कृषि का कार्य नहीं हो पाता था। तो इस नहर परियोजना के आने से क्या फ़ायदा हुआ कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर कृषि के लिए जल उपलब्ध होने लगा। जो सिंचाई की सुविधा थी वो सुविधा बढ़ी और उसका क्या रिज़ल्ट हुआ कि ये क्षेत्र बड़े कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमने इसको धान का टोकरा तक कहना प्रारंभ कर दिया क्योंकि अच्छी मात्रा में यहाँ पर कृषि कार्य हुआ। तो इससे पहला लाभ क्या हुआ कि सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी। दूसरा लाभ क्या हुआ कि सिंचाई की सुविधाओं के बढ़ने की वजह से कृषि का उत्पादन तेजी से बढ़ा। यहाँ लगभग 37 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन पहले चरण में हमने माना और बड़ी मात्रा में यहाँ पर अनेक व्यापारिक फसलें भी पैदा होती है, जिसमें कपास का नाम हम सबसे पहले लेंगे। फल पैदा होते हैं, सब्जियाँ पैदा होती है, तो कृषि उत्पादन जो था वो तेज़ी से बढ़ा। उसके बाद हम बात करेंगे जब जल की उपलब्धता के बारे में कि यहाँ पर जो इस नहर के ज़रिए पानी लाया गया, लिफ्ट परियोजनाओं की तहत दूर दूर के एरिया में पानी पहुँचाया गया, उसका क्या रिज़ल्ट रहा कि लगभग 70 लाख लोगों को अच्छा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो पाया। यहाँ पे पहले क्या था कि ज़मीन में भी पानी का लेवल बहुत नीचे था, पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, परंतु इस परियोजना के फलस्वरूप क्या हुआ कि हमें अच्छी क्वालिटी का पेयजल उपलब्ध होने लगा। और इस क्षेत्र में उसकी वजह से क्या है, पशुधन के लिए, कृषि कार्यों के लिए, मानव बसाव के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छी मात्रा में जल की उपलब्धता हो गई। अब आप देखिए, जल आ गया, कृषि कार्य भी होने लगे, तो उसका क्या रिजल्ट रहा कि मरुस्थल के प्रसार में रोक लगी। मरुस्थल का प्रसार क्यों हो रहा था? क्योंकि हरी वनस्पति नहीं होने के कारण मिट्टी जो थी वो लूज रहती थी और हवा के डायरेक्शन के साथ ये बहती थी और अपने एरिया को बढ़ाती रहती थी। ये जो मिट्टी के टीले थे ये बिल्कुल एक स्थान से ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे स्थान पर चले जाते थे और बालू का विस्तार क्षेत्र जो था वो बढ़ता जाता था। परंतु यहाँ पर
कल भी हमने एक संस्था की बात की थी, काजरी की, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण का कार्य कराया। और इस वृक्षारोपण के कार्य को बल किससे मिला? कि जल की उपलब्धता से। तो अच्छी मात्रा में जब यहाँ पे वृक्षारोपण हुआ, उसका क्या रिजल्ट रहा कि ये जो बालू मिट्टी का बहाव क्षेत्र था या बहाव था, वो रुका। आप वृक्षों की वजह से ज़मीन की मिट्टी में एक पकड़ आ गई, तो वो मिट्टी लूज ना होकर अब उड़ने नहीं पाई, और साथ ही साथ ये पेड़ों ने जो हवा में मिट्टी बहती थी उसको भी रोक लिया। तो उसका क्या रिजल्ट रहा कि मरुस्थल का प्रसार या बालू मिट्टी का जो प्रसार क्षेत्र था उसमें कमी आई। साथ ही साथ वृक्षों के बढ़ने की वजह से वातावरण में नमी की मात्रा जो थी वो भी बढ़ी, तो उससे भी एक मरुस्थल के प्रसार में रोक लगी। और इस प्रकार की परिस्थितियाँ रही कि हमें जो सिंचाई के लिए जल था वो हमेशा ही अवेलेबल होता रहा, चाहे वर्षा कम भी हुई हो तो हमें उससे समस्या नहीं थी। तो इसका क्या रिजल्ट रहा कि यहाँ पड़ने वाले अकालों पर रोक लग गई। शुष्क जो परिस्थितियाँ हो जाती थी जिसकी वजह से अकाल पड़ जाता था, तो वो परिस्थिति पे हमने काफ़ी हद तक रोक लगा दी। सूखे और अकाल की मार जो थी उसको हमने काफ़ी मात्रा में कम कर दिया। फिर हमने देखा कि इस नहर परियोजना के ऊपर छोटे छोटे 6 जो थे मुख्य विद्युत उत्पादन के केंद्र हमने स्थापित किए थे। उससे क्या हुआ कि लगभग 13 से 15 मेगावाट क्षमता के यहाँ पर जल विद्युत गृहों का निर्माण किया गया था। उससे क्या फ़ायदा हुआ हमें कि हमें अच्छी मात्रा में स्थानीय उद्योगों के लिए, स्थानीय यूज़ के लिए हमें जल विद्युत शक्ति की अवेलेबिलिटी यहाँ पर प्रारंभ हो गई। फिर ये सारी परिस्थितियाँ जब फेवरेबल हुई, उसका क्या रिजल्ट रहा? पशुपालन बढ़ा, उनके चारे की व्यवस्था हुई। पशुपालन बढ़ने की वजह से पशुओं पे जो आधारित उद्योग होते थे, जिसमें हम दूध की तो बात करते ही हैं, दूध की अवेलेबिलिटी तो थी ही, साथ में ऊन, उनकी हड्डी, चमड़ा, इससे रिलेटेड उद्योग जो थे वो बड़ी मात्रा में पनपे। साथ ही साथ यहाँ पर इस प्रकार के तालाब बनाकर मछली पालन की योजनाएं भी बड़ी बनाई गई। एक फिशरीज़ का अलग से डिपार्टमेंट स्थापित किया गया और बड़ी मात्रा में यहाँ पर मत्स्य उद्योग जो था वो विकसित हुआ। अब ये सारी फैसिलिटी होने की वजह से क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट विकसित हुआ, सड़कों का जाल बिछा, और उससे क्या हुआ? अधिवासों का भी विस्तार हुआ। मानव के रहने के लिए जो घर थे वो भी अधिक बनने लगे, क्योंकि लोग यहाँ पर आकर बसने के लिए तैयार हो गए। तो उनके लिए जो भूमि का भी आवंटन हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पे बाहर के इंडस्ट्रीज़ भी आई, बाहर के कई उद्योग भी आए, और साथ ही साथ उनके रहने के लिए अधिवास भी, घर भी बने। उसका क्या रिजल्ट रहा कि हमारे रोजगार के जो साधन थे वो बढ़े और रोजगार में वृद्धि हुई। हमें सारी इंडस्ट्रीज़ को जो चलाना था उसके लिए हमें मज़दूरों की, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों प्रकार के मज़दूरों की आवश्यकता हमारी पूरी हुई। इसी के साथ साथ मजदूरी का काम भी बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। भी नहरें खोदनी है, सड़कें बननी हैं, उद्योग बनने हैं, बहुत सारे इस तरह के रोज़गार भी, अनस्किल्ड रोज़गार के भी मार्ग यहाँ पर बड़ी मात्रा में खुल गए। उसका क्या रिजल्ट रहा कि यहाँ पर औद्योगिकरण बढ़ा, आदमी में हिम्मत आई, यहाँ रिसोर्सेज बने, तो जो पैसा लगाने वाले लोगों में हिम्मत आई और यहाँ पर उन्होंने आके अपने उद्योगों की स्थापना की। और यहाँ पर जो उद्योग स्थापित हुए उसमें जो मुख्य रूप से जो नमक और कोयले से रिलेटेड थे, और अब यहाँ पर क्या है कि बड़ी मात्रा में प्राकृतिक तेल और गैस के भंडारों का भी पता लग गया है, तो शक्ति के साधन की जो कमी थी वो भी पूरा हो गई। तो यहाँ पे उद्योगों के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव एरिया के रूप में ये एरिया सामने आया, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आने वाले 10 सालों में तो इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। बहुत डिफरेंट रूप में विकसित होके ये जो क्षेत्र है ये हमारे सामने आएगा।
अब यहाँ पर फसलों के प्रारूप में भी बदलाव हुआ, जहाँ पे हम सिर्फ मोटे अनाज ही पैदा करते थे, अब उसके स्थान पर हम चावल भी पैदा कर रहे हैं, कपास भी पैदा कर रहे हैं, सरसों है, गेहूँ है, चना है, फ्रूट्स हैं। ये सारी चीज़ें हम पैदा करने लग गए क्योंकि हमें सिंचाई के लिए जल अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर जनसंख्या भी बढ़ी, जब लोगों के लिए जो अट्रैक्शन था वो बढ़ा, कृषि बढ़ी, उद्योग बढ़े, तो उसका क्या रिजल्ट रहा कि यहाँ पर जनसंख्या का बसाव भी बढ़ा, जिससे इस क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी का अंदाज़ा हमें हुआ। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर डेजर्ट टूरिज़्म है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। आप अगर जैसलमेर वगैरह चले जाएंगे तो साल भर आपको टूरिस्ट वहाँ पे नज़र आता है। नवंबर से लेके फरवरी तक तो वहाँ भीड़ लगी रहती है। बाहर इंडिया का बाहर का भी बहुत टूरिस्ट आता है और इंडियन टूरिस्ट भी बहुत आता है। तो यहाँ पर जितने भी हिस्टोरिकल जगह थी उनको भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे डेवलप कर दिया गया है। बहुत सारे तालाब झीलों के होने की वजह से नौकायन और ये सारी चीज़ें भी शुरू हो गई हैं। तो एक तरह से ये डेज़र्ट का एक ये बहुत ही बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में हमारे सामने आया और सरकार ने अनेक प्रयास करके यहाँ पर इस प्रकार के सर्किट्स बनाए कि बाहर के टूरिस्ट को यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ यातायात के साधनों का अधिक विकास कर दिया गया, जिसका क्या रिजल्ट रहा कि बाहर से आने वाले लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होती। बहुत बड़े बड़े होटल्स यहाँ पर बनाए गए, बहुत बड़े बड़े टूरिस्ट सेंटर्स बनाए गए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक इस क्षेत्र की ख्याति बहुत अच्छी तरह से बढ़ी और ये क्षेत्र पर्यटन के रूप में बहुत अच्छे क्षेत्र के रूप में ये विकसित हो गया। इन सब चीज़ों का क्या रिज़ल्ट रहा? सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई। जब इतनी एक्टिविटीज़ हुई तो उनके टैक्सेस के द्वारा, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा यहाँ पर आय के स्रोत बढ़े और आय के स्रोत बढ़ने की वजह से सरकार को विकास कार्यों में लगाने के लिए अच्छी मात्रा में राशि अवेलेबल होने लगी। उससे क्या हुआ कि इस क्षेत्र का समग्र विकास प्रारंभ हो गया। हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी यहाँ के एरियाज़ को लिया, गरीबी दूर करने का प्रयास भी हमने किया और सभी प्रकार के जो विकास थे उस विकास पर हमने यहाँ पर एक अपना मैप बनाया, विकास को करने के लिए एक डायरेक्शन बनाया और उसका क्या रिज़ल्ट रहा कि यहाँ पर आर्थिक स्तर पे देखें, सामाजिक स्तर पे देखें, हमें अच्छी वृद्धि की सिचुएशंस यहाँ पर दिखाई देने लगी। तो हम ये मानते हैं कि वर्तमान समय में ये क्रम चल रहा है, विकास का क्रम अभी चल रहा है। ये धीरे धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमें ऐसी उम्मीद है कि आने वाले 10 सालों में हम इस क्षेत्र का जो सिचुएशन है उसको बहुत अलग तरह से ही शायद देखेंगे और ये जो विकास है ये विकास तेज़ी से होता जाएगा। हमारी इस प्रकार की सिचुएशंस होंगी जो कि इसको एक बहुत पॉजिटिव रूप में इस क्षेत्र को विकसित करेंगी। और ये सब किससे संभव हुआ? इन सब चीज़ों के पीछे मात्र जो एक थॉट है वो यही है कि ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा जो जल की उपलब्धता हुई उससे क्या हुआ कि ये सारी तरह के विकास हम इस क्षेत्र में कर पाए और हमने इनको भविष्य के एरियाज़ के रूप में विकसित कर लिया। अभी और भी कई सारे पॉइंट्स बचे हैं जो हमें यहाँ के विकास की तरफ के बारे में बताते हैं। हम इस पे कल की कक्षा में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप राजस्थान का मैप खोलकर इस नहर परियोजना की कंप्लीट स्थिति और विस्तार उसका अध्ययन करें कि किस प्रकार से गंगानगर के एरिया से, हनुमानगढ़ के एरिया से ये नहर राजस्थान में एंटर होती हुई और बिल्कुल लास्ट पॉइंट जिसे 0 पॉइंट भी कहा गया, गडरा रोड तक ये नहर किस प्रकार से पहुंची है और इसकी जो उपशाखाएं हैं वो भी किस प्रकार से उन्होंने भी पूरा जाल बिछाकर इस क्षेत्र में जल को पहुंचाया है। तो ये परियोजना जो है ये राजस्थान की लाइफलाइन है। ये राजस्थान को इसने इसके विकास को एक तरह से एक
जंप दे दिया है और हम उस जंप का फ़ायदा उठाते हुए हमारे स्टेट को, हमारे आसपास के वातावरण को इस प्रकार से डिज़ाइन कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये भारत का एक बहुत ही विकसित क्षेत्र के रूप में उभर के हमारे सामने आएगा। थैंक यू।